अगर हम इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहां आसमान से बारिश की जगह ना सिर्फ धूल गिरती हो। हाँ, एक बहुत ही सूखी और बंजर दुनिया। राइट, और खाने की थाली पे मिट्टी की परत जमी हो। इंसान का हर दिन सिर्फ इसलिए शुरू होता है ताकि वो अपनी बची खुची फसलों को किसी तरह एक और दिन जिंदा रख सके। मतलब आगे का कोई बड़ा फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल, बस एक धीमा दम घोटने वाला अंत है। धरती धीरे धीरे मर रही है और उसके साथ ही मर रही है इंसानियत के बचने की आखिरी उम्मीद। और इसी उदास दुनिया के बीच हमारा मेन कैरेक्टर है कूपर, जो कभी आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला एक बेहतरीन पायलट था। लेकिन अब हालात ने उसे सिर्फ एक किसान बनाकर छोड़ दिया है। हाँ, पर उसकी नजरें आज भी जमीन की धूल पर नहीं बल्कि सितारों पर टिकी हैं। आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ एक कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मिशन उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां स्पेस का अकेलापन और एस्ट्रोफिजिक्स के मुश्किल नियम, जैसे टाइम डायलेशन और ब्लैक होल्स, एग्जैक्टली जहां ये सब इंसान के सबसे नाजुक जज्बातों से टकराते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। कूपर छेतों की धूल में फंसा जरूर है, लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा एक्सप्लोरेशन में बसी है। क्या ये एक बहुत ही इंसानी जज्बात नहीं है? मतलब जब कोई अपनी नॉर्मल जिंदगी में फंसा महसूस करता है जबकि वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ सर्वाइवल की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ वो सपना जो इंसान को कभी शांत नहीं बैठने देता। बट व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज क्या कि इस पूरे यूनिवर्स की असली चाबी या इस जर्नी का सबसे बड़ा रहस्य किसी बहुत दूर की गैलेक्सी में नहीं छिपा है। तो कहाँ है? वो रहस्य छिपा है कूपर के अपने घर के अंदर, उसकी 10 साल की बेटी मर्फी के एक छोटे से बेडरूम में। ओह वाओ, उस छोटे से कमरे में। हाँ, कूपर और मर्फी का रिश्ता ना सिर्फ एक पिता और बेटी का रिश्ता नहीं है, ये इस पूरी जर्नी का इमोशनल और साइंटिफिक सेंटर है। राइट, मर्फी बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है ना? बिल्कुल, और वो लगातार ये महसूस करती है कि उसके कमरे में कोई भूत है। वेट, भूत? हाँ, एक घोस्ट जो किताबों को गिराकर या धूल के पैटर्न्स के जरिए उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। एक सेकेंड, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है। अगर हम इसे एक साइंटिफिक नजरिए से देख रहे हैं तो एक भूत धूल के जरिए कैसे बात कर सकता है? ये सवाल आना लाजमी है। मतलब ये सुनने में तो पूरी तरह से किसी सुपरनैचुरल या हॉरर कहानी जैसा लगता है। साइंस का इससे क्या लेना देना? शुरुआत में कूपर का रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो एक इंजीनियर है, वो भूतों पर विश्वास नहीं करता। हाँ, इंजीनियर्स कहाँ इन सब में मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब वो उन गिरी हुई किताबों और धूल के पैटर्न्स को गौर से देखता है ना, तो उसे समझ आता है कि ये कोई रैंडम घटना नहीं है। तो वो क्या था? ये ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत ही कंट्रोल्ड इस्तेमाल था। कोई या कुछ ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके बाइनरी कोड में एक मैसेज भेज रहा था। बाइनरी कोड में? लाइक 0 और 1? हाँ, और जब कूपर उस कोड को डिकोड करता है तो वो कोई डरावना मैसेज नहीं होता, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओह, और वो कोऑर्डिनेट्स उसे एक सीक्रेट नासा फैसिलिटी तक ले जाते हैं। सही कहा। जहां जाकर एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो इंसानियत की बुनियाद हिला देती है। वहां के साइंटिस्ट ये मान चुके हैं कि अब इस धरती को बचाया नहीं जा सकता। इंसानियत का टाइम खत्म हो चुका है यहाँ। लेकिन एक आखिरी उम्मीद बाकी है। सैटर्न यानी शनि ग्रह के पास अंतरिक्ष में एक वर्म होल मिला है। एक ऐसा रास्ता जो इंसानियत को किसी दूसरी गैलेक्सी में एक नया घर दिला सकता है। पर यहां से असली दर्द शुरू होता है। इस मिशन की कीमत बहुत भयानक है। कूपर को इस मिशन पर जाना है, जिसका मतलब है अपनी ही बेटी मर्फी को पीछे छोड़ना, वो भी इस खत्म होती हुई धरती पर। वो विदाई का सीन जब कूपर अपनी गाड़ी में बैठकर घर से दूर जा रहा होता है और मर्फी कमरे से बाहर नहीं आती, वो सच में रुला देता है। क्योंकि ये सिर्फ एक पिता का अपनी बेटी से दूर जाना नहीं है। हाँ, ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जहां अंतरिक्ष की गहरी खामोशी हर पल एक सजा बन जाने वाली है। कूपर वादा करता है कि वो लौटेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समय उनके साथ कितना क्रूर खेल खेलने वाला है। बिल्कुल, और ये अकेलापन ना सिर्फ दूरी का नहीं है बल्कि टाइम का भी है। टाइम का कैसे? जैसे जैसे ये एस्ट्रोनॉट्स उस वर्म होल को पार करके अनजान ग्रहों की तरफ बढ़ते हैं, उनका सामना यूनिवर्स के सबसे अजीब नियमों से होता है। लाइक वो पानी वाला ग्रह? हाँ, जब वो उस ग्रह पर पहुंचते हैं जो पूरी तरह से पानी से ढका है और एक बहुत ही विशाल ब्लैक होल के बेहद करीब है, तो वहां क्या होता है? इस एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से वहां टाइम डायलेशन होता है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? यहां मुझे थोड़ा रुकना होगा। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। इसमें कंफ्यूज होना बहुत नॉर्मल है। मतलब टाइम कैसे स्लो हो सकता है? एक आम इंसान के लिए तो टाइम बस टाइम है ना,
घड़ी की सुई तो हर जगह एक ही स्पीड से घूमेगी, टाइम किसी के लिए धीमा और किसी के लिए तेज कैसे हो सकता है? देखो, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में टाइम बिल्कुल एक सीधी बहने वाली नदी की तरह लगता है। राइट। लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी बताती है कि टाइम कांस्टेंट नहीं है, वो ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है। ओके। इसे ऐसे समझते हैं, इमेजिन करो स्पेस टाइम एक बहुत बड़ा ट्रैम्पोलिन या एक गद्दा है। ठीक है, एक बड़ा गद्दा। अगर उस गद्दे पर एक बहुत भारी लोहे का गोला रख दिया जाए, जो कि वो ब्लैक होल है, तो गद्दा उस जगह पर बहुत गहराई तक दब जाएगा। हाँ, वो एक कर्व या गड्ढा बन जाएगा। बिल्कुल। अब जो चीज उस भारी गोले के जितने करीब होगी, उस पर ग्रेविटी का असर उतना ही ज्यादा होगा। राइट। और नियम ये कहता है कि ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, टाइम उतनी ही धीमी गति से चलेगा। क्योंकि लाइट और टाइम को उस भारी गड्ढे से बाहर निकलने में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसलिए जब कूपर और उसकी टीम उस पानी वाले ग्रह पर उतरते हैं, जो ब्लैक होल के इतने करीब है, तो उनके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाता है। एग्जैक्टली। उनके लिए सिर्फ कुछ मिनट बीत रहे होते हैं, लेकिन यूनिवर्स के बाकी हिस्सों में और धरती पर टाइम अपनी नॉर्मल स्पीड से भाग रहा होता है। तो इसका असल मतलब क्या निकल कर आता है, अगर हम इसे नंबर्स में देखें? नंबर्स बहुत डरावने हैं। पानी वाले उस ग्रह पर बिताया गया सिर्फ 1 घंटा धरती के 7 सालों के बराबर है। सिर्फ 1 घंटा? सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब तक कूपर और उसकी टीम उस ग्रह पर आई, एक भारी लहर से बचकर वापस अपने स्पेसक्राफ्ट पर लौटते हैं ना, तब तक धरती पर कई दशक बीत चुके होते हैं। हाँ। मतलब अगर हम सोचें, जब कोई अपने काम में इतना डूब जाए कि अपने ही बच्चों का बचपन मिस कर दे, वो एक आम रिग्रेट होता है। लेकिन कूपर के लिए ये दर्द लाखों गुना बड़ा है। उसने सच में कुछ ही घंटों में दशकों का समय खो दिया। और इस दर्द का सबसे भयानक एहसास उस वक्त होता है जब कूपर वापस स्पेसक्राफ्ट पर आता है। वो वीडियो मैसेज वाला सीन? हाँ, वो धरती से आए हुए सालों पुराने वीडियो मैसेजेस देखता है। ये एक ऐसा पल है जो किसी को भी अंदर तक तोड़ दे। वो एक छोटी सी स्क्रीन के सामने बैठकर रो रहा होता है। ऊपर अपने बच्चों को देख रहा है जिन्हें वो बस कुछ घंटों पहले ही छोड़कर गया था। लेकिन स्क्रीन पर वो बच्चे देखते देखते बड़े हो रहे हैं। उनकी पूरी जिंदगी, उनकी खुशियां, उनके दुख, सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में गुजर रहा है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या? कि क्या इंसानियत को बचाने की कीमत अपने ही परिवार को, अपने ही बच्चों को खोकर चुकानी चाहिए? ये तो बहुत ही फिलोसॉफिकल सवाल है। और सबसे रुला देने वाला पल वो होता है जब उसका बेटा, जो सालों से मैसेज भेज रहा था, आखिरकार हार मान लेता है और अलविदा कह देता है। इंसान बस उस शीशे की स्क्रीन को छूकर रो सकता है, पर कुछ कर नहीं सकता। और दूसरी तरफ धरती पर मर्फी अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही। वो बड़ी हो चुकी है और उसके अंदर बहुत गहरा गुस्सा है। उसे लगता है कि उसके पिता ने परिवार से ज्यादा उस मिशन को चुना। लेकिन इस सब गुस्से के बावजूद मर्फी वही काम कर रही है जो उसके पिता ने अधूरा छोड़ दिया था। हाँ, वो उस कॉम्प्लेक्स ग्रेविटी इक्वेशन को सुलझाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है, ताकि धरती पर बचे लोगों को बचाया जा सके। पर उस इक्वेशन में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वो इक्वेशन आधी अधूरी है। जब तक उसके पास कुछ बहुत ही स्पेसिफिक डेटा ना हो, वो उसे सॉल्व नहीं कर सकती। क्वांटम डेटा, राइट? बिल्कुल। और क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी कैसे काम करती है, ये समझने का सिर्फ एक ही तरीका है। किसी ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में झांकना। हाँ, उसकी सिंगुलैरिटी के अंदर, क्योंकि वहीं फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। लेकिन ब्लैक होल के अंदर जाना तो मौत के मुंह में जाने से भी बदतर है। और यहीं पर कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेती है। Here's where it gets really interesting. कूपर को एहसास होता है कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो खुद को और अपने जहाज को गारगेंटुआ नाम के उस विशाल ब्लैक होल के अंदर गिरा देता है। जो सुनने में पूरी तरह से पागलपन लगता है। पागलपन तो है ही, लेकिन वेट, यहाँ मुझे एक बार फिर साइंस को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठाना है। हाँ, पूछिए। मैंने हमेशा यही पढ़ा है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास भी भटके, तो उसकी एक्सट्रीम ग्रेविटी इंसान के शरीर को खींचकर एक पतले धागे या नूडल की तरह बना देगी। स्पैगेटिफिकेशन। हाँ, स्पैगेटिफिकेशन। तो फिर कोई भी इंसान ब्लैक होल के अंदर गिरकर जिंदा कैसे रह सकता है? ये तो साइंटिफिक रूप से इम्पॉसिबल होना चाहिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यहीं पर इस कहानी की एस्ट्रोफिजिक्स बहुत एक्यूरेट है। जो स्पैगेटिफिकेशन की बात आपने की, वो बिल्कुल सच है। तो फिर? लेकिन वो छोटे ब्लैक होल्स के लिए सच है। गारगेंटुआ कोई आम ब्लैक होल नहीं है, वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। अच्छा, तो साइज से फर्क पड़ता है? बिल्कुल। इसका आकार इतना बड़ा होता है कि इसका जो दरवाजा है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, वहां पर ग्रेविटी का खिंचाव बहुत जेंटल यानी बहुत धीमा होता है। ओह, मतलब उसका साइज इतना बड़ा है कि ग्रेविटी का असर शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर एक समान रहता है और वो शरीर को तुरंत फाड़ता नहीं है। एग्जैक्टली। इसे जेंटल सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं।
वाओ। क्योंकि गार्गेंटुआ इतना विशाल है, कूपर बना टुकड़े टुकड़े हुए उसके इवेंट होराइजन को पार कर जाता है। और फिर वो टेसरेक्ट में पहुंचता है, एक ऐसा रहस्यमयी हायर डायमेंशनल स्पेस जहां समय और स्पेस के सारे नियम बदल चुके हैं। ये टेसरेक्ट वाला हिस्सा ना सच में दिमाग को झकझोर देता है। जब कूपर वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वो मर्फी के बचपन के बेडरूम के पीछे है। लेकिन वो सिर्फ एक कमरा नहीं है। चीज कैसे बन सकता है जिसे आप छू सकें या देख सकें? इसे समझने के लिए हमें डायमेंशंस यानी आयामों के बारे में सोचना होगा। हम इंसान 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। और हमारे लिए समय बस आगे बढ़ता है। लेकिन इमेजिन करो कि कुछ ऐसी हायर डायमेंशनल बीइंग्स हैं जो 5वें डायमेंशन में रहती हैं। 5D स्पेस में। हाँ, उनके लिए समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो बीत रही हो। उनके लिए समय एक फिजिकल पहाड़ या एक कमरे की तरह है जिसके अंदर वो जब चाहें चल फिर सकते हैं। मतलब वो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते हैं। एक फिजिकल स्ट्रक्चर की तरह। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो वो हायर डायमेंशनल बीइंग्स जो शायद भविष्य के ही इंसान हैं, उन्होंने कूपर के लिए ये टेसरेक्ट बनाया था ताकि वो 3D दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकें। जो भूत था वो कोई और नहीं बल्कि खुद कूपर था। वो खुद कूपर था जो स्पेस और टाइम के पार अपनी बेटी से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो किताबों को गिरा रहा था, वो धूल में कोऑर्डिनेट्स बना रहा था। तो ये कोई भूत या सुपरनैचुरल चीज नहीं थी, ये ग्रेविटी थी, क्योंकि साइंस मानती है कि ग्रेविटी वो इकलौती फोर्स है जो स्पेस और टाइम की सीमाओं को पार कर सकती है, डायमेंशंस को भी पार कर सकती है। एब्सोल्युटली। कूपर समझ जाता है कि उसे क्या करना है। उसे ब्लैक होल के अंदर से वो क्वांटम डेटा मिल चुका है और वो उस बुकशेल्फ के पार ग्रेविटी का इस्तेमाल करके मर्फी की उस पुरानी घड़ी की सुइयों को हिलाता है। वो पूरा डेटा मॉर्स कोड में भेजता है, वही डेटा जिसकी मर्फी को उस इनकम्प्लीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जरूरत थी। और मर्फी, जो अब तक अपने पिता से नाराज थी, उसे अचानक उस घड़ी को देखकर सब समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका पिता उसे कभी छोड़कर नहीं गया था, वो हमेशा उसके साथ था। ये कोई आम क्लाइमैक्स नहीं है, यहाँ कोई स्पेस युद्ध नहीं हो रहा है। ये एक पिता और बेटी के रिश्ते की जीत है जो टाइम और स्पेस की सबसे क्रूर सीमाओं को पार कर चुकी है। मर्फी इक्वेशन सॉल्व कर लेती है और इंसानियत बच जाती है। लेकिन असली कीमत जो कूपर ने चुकाई है, उसका पूरा हिसाब आखिर में सामने आता है। और वो हिसाब बहुत भारी है। जब ब्लैक होल से निकलने के बाद कूपर को यूनिवर्स में बचा लिया जाता है और वो स्पेस स्टेशन के अस्पताल में आंखें खोलता है, वो रियूनियन, वो एक ऐसा सीन है जिसे बिना भावुक हुए देख पाना नामुमकिन है। कूपर कमरे में दाखिल होता है। रिलेटिविटी और उस टाइम डायलेशन की वजह से ना कूपर अभी भी जवान है, लेकिन जब वो बिस्तर की तरफ बढ़ता है, वहां कोई छोटी बच्ची नहीं है। वहां एक बहुत ही बूढ़ी औरत लेटी हुई है जो अपनी मौत के करीब है। वो मर्फी है। एक पिता अपने सामने अपनी ही बेटी को बुढ़ापे में आखिरी सांसें गिनते हुए देख रहा है। और उस पल में मर्फी अपने पिता से एक ऐसी बात कहती है जो बहुत दर्दनाक सच है। वो कहती है, नो पेरेंट शुड वॉच देयर चाइल्ड डाई। किसी भी माता पिता को अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहिए। ये एक लाइन इस पूरी कहानी की इमोशनल ट्रेजेडी को बयां कर देती है। कूपर ने पूरी दुनिया को बचा लिया, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ वो जिंदगी नहीं जी पाया। फिर भी मर्फी के चेहरे पर एक सुकून है, क्योंकि उसके पिता ने अपना वादा निभाया, वो लौट कर आया। इस पूरी कहानी को जिस तरह से पेश किया गया है ना, वो सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है। स्पेस की वो डरावनी खामोशी और उसके साथ हंस जिमर का वो म्यूजिक जो एक घड़ी की टिक टिक की तरह बजता है, जो लगातार ये याद दिलाता रहता है कि समय हाथ से फिसलता जा रहा है। क्योंकि आखिरकार ये प्यार, समय गुजारने का पछतावा और अपनों को खोने के डर की कहानी है। बिल्कुल। और इन सब बातों के बाद, इस पूरे सफर के बाद, मैं बस एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करना चाहूंगी। क्या है वो विचार? अगर हम इस पूरी जर्नी को देखें तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान का प्यार, मतलब लव, सिर्फ एक इमोशन ना होकर सच में ब्रह्मांड का कोई हायर डायमेंशनल टूल हो जो स्पेस और टाइम को भी पार कर सकता है? एग्जैक्टली एक ऐसी फोर्स जिसे शायद हम आज तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। ये एक ऐसा विचार है जो सच में देर रात तक सोचने पर मजबूर कर देता है।